हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 70 पर आ गए हैं और आज अपन अलजेब्रा के ही कुछ एमसीक्यूज करेंगे। स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी देखेंगे, पीछे से कुछ कॉम्प्लेक्स और एक दो दूसरे सवाल देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। पूछ रहा है कि ये इनमें से किस ऑप्शन से डिविजिबल होगा। तो अगर अपन फैक्टर कर दें इसके, जैसे n है तो n स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर का आ जाएगा n प्लस वन n माइनस वन, फिर n स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर का आ जाएगा n प्लस टू, पीछे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा n माइनस टू, फिर एन स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर का आ जाएगा एन प्लस थ्री, पीछे आ जाएगा एन माइनस थ्री, ऐसे चलता जाएगा। एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का आ जाएगा एन प्लस आर, और पीछे आ जाएगा एन माइनस आर। तो एन माइनस आर से एन प्लस आर, ये टोटल टू आर प्लस वन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो कभी भी अगर अपन आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट आर फैक्टोरियल से ऑलवेज डिविजिबल होगा। कोई भी थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, वो थ्री फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे। कोई भी चार लगातार आप यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, वो फोर फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे। कोई भी लगातार टू आर प्लस वन नेचुरल नंबर ले लो, उनका प्रोडक्ट टू आर प्लस वन फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। और टू आर प्लस वन फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली टू आर माइनस वन फैक्टोरियल से भी डिविजिबल हो जाएगा। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट पीएनसी के आइडिया पर बेस्ड है। पूछ रहा है 100 से 1000 के बीच में, मतलब ऐसे कितने थ्री डिजिट नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 7 से ही बना रहे हैं, सच दैट ईच डिजिट इज यूज्ड एट मोस्ट वंस। ईच डिजिट एट मोस्ट वंस का मतलब रिपीटिशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 7 ऑप्शंस, फिर 6, फिर 5, तो टोटल 210 आ जाएगा। तो 10C5 तो 210 होता नहीं है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ रहा है, 12 पॉइंट्स है जिनमें से 5 कोलिनियर है, तो ये हो जाएगा 12C3 माइनस 5C3, तो 220 माइनस 10, ये 210 होगा। फोर अलाइक एप्पल्स को 10 चिल्ड्रन में बांटना है, सच दैट ईच चाइल्ड गेट्स एट मोस्ट वन एप्पल। किसी को भी एक से ज्यादा एप्पल नहीं मिलनी चाहिए, तो मतलब 10 में से कोई चार जने चुन लो, उनको एक एक एप्पल दे दो, बाकी के 6 को कुछ नहीं मिलेगा। ये भी 210 आ जाएगा। 16 आइडेंटिकल फ्रूट्स को 5 बच्चों में बांटना है, सच दैट ईच चाइल्ड गेट्स नॉट लेस देन 2 फ्रूट। सबको दो दो फ्रूट तो मिलेंगे, तो पहले ही दो दो दे दो, तो पीछे 6 फ्रूट बचेंगे। 6 फ्रूट 5 चिल्ड्रन, बेगर मेथड से 6 प्लस 5 माइनस 1C, 5 माइनस 1, 10C4, ये भी 210, तो बीसीडी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एन प्लस टू लोगों में बांटना है। तो टोटल तरीके तो क्या होंगे, हर ऑब्जेक्ट के पास एन प्लस टू ऑप्शन है, एन प्लस टू इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस टू एन टाइम्स, तो एन प्लस टू की पावर एन, ये टोटल हो जाएंगे। अब क्या प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली दो जनों को कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप एन प्लस टू में से कोई दो जने ले लो, इनको घर भेज दो, इनको कुछ नहीं मिलेगा। अब पीछे एन पर्सन और एन ऑब्जेक्ट है, तो हर एक को एक एक देंगे तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपके पास n फैक्टोरियल आ जाएगा। अब अगर आप एक्सपैंड करोगे तो n प्लस टू सी टू को आप इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक n प्लस टू की पावर तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो n माइनस वन आ जाएगा, टू नीचे बच जाएगा, और n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, ये n प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये सही है। एग्जैक्टली थ्री को कुछ नहीं मिलेगा, तो n प्लस टू में से थ्री को कुछ नहीं मिला। अब पीछे n माइनस वन जने बचे हैं और n ऑब्जेक्ट है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब किसी एक को दो ऑब्जेक्ट मिले। तो कोई एक जना चुनो, उसको दो ऑब्जेक्ट दे दो, एन में से कोई दो ऑब्जेक्ट दे दो, तो अब पीछे आपके पास एन माइनस टू ऑब्जेक्ट और अब एन माइनस टू पर्सन होंगे, इनको एक एक मिल जाएगा, तो ये एन माइनस टू फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे एन प्लस टू की पावर एन, इस तरह से। तो इसके केस के अंदर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके देख लेना एक बार, क्या ये सी के बराबर आता है या नहीं आता है। ए को भी सिंप्लीफाई करके देख लेना, क्या ये डी के बराबर आता है या नहीं आता, वरना ए भी आंसर। तो अच्छा सवाल था। नेक्स्ट वाले पर आते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो इसमें ए बी ये ऑप्शंस है और नीचे सी डी भी ऑप्शंस है आपके पास, ऐसा कितने डिफेक्टिव क्या होंगे। तो यहाँ पर 15 रिकॉर्ड प्लेयर्स हैं, जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, बचे हुए 11 सही है। तो एक एक करके एग्जामिन करना है तब तक जब तक सब सही से पता नहीं चले। तो पूछ रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव इन 8 रिकॉर्ड प्लेयर्स। तो आप ऐसा मान लो कि 8 को आपने एक लाइन में अरेंज कर दिया है, ऐसा एक एक करके आपने अरेंज कर दिया। तो टोटल तो 15 में से 8 प्लेयर लिए, 8 फैक्टोरियल से बिठा दिया नीचे। अब 3 डिफेक्टिव होने चाहिए, तो 3 डिफेक्टिव के लिए क्या होगा, 4 में से 3 डिफेक्टिव और बचे हुए 11 में से 5 अच्छे वाले, उनको भी 8 फैक्टोरियल से बिठा दिया। यहाँ पे कौन कहाँ आएगा, तो 8 फैक्टोरियल यहाँ काम का नहीं, ये कट जाएगा। तो 4C3, 4 में से 3 डिफेक्टिव, 11 में से 5 सही। इसकी प्रोबेबिलिटी कब, जब 15 में से 8 ले रहे हैं। अब यहाँ ऑर्डर मैटर करेगा कि नाइन्थ वन इज लास्ट डिफेक्टिव। नाइन्थ वन लास्ट डिफेक्टिव का क्या मतलब हो गया कि टोटल मान लो 15 फैक्टोरियल तरीके से सारे रिकॉर्ड प्लेयर बैठे हैं। अब नाइन्थ लास्ट डिफेक्टिव कब होगा, जब मान लो आपके पास ऐसा अरेंजमेंट है, तो ऑफ कोर्स नाइन्थ वाले पर एक डिफेक्टिव आना चाहिए। तो 4 डिफेक्टिव है, 4 में से कोई एक यहाँ पे लगा दो, तो ये नाइन्थ डिफेक्टिव।
बचे हुए तीनों अब इन्हीं में से आने चाहिए डिफेक्टिव, तो 8 में से 3 चुने, कहीं भी 3 कुर्सियां, और वहां पे 3 डिफेक्टिव को अरेंज कर दिया। बाकी के अब यहाँ 9th पे 4 डिफेक्टिव आ गया, पहले 8 में 3 डिफेक्टिव आ गए, 9th पे अपना खत्म हो चुका है। बाकी के जो 11 जगह बचेगी वहां 11 फैक्टोरियल से सही वाले प्लेयर्स को अपन जमा सकते हैं। तो अब ये कैंसिल होगा, 4 8 C3 होता है 56, 3 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल से नीचे उड़ाएंगे तो 12 13 14 15 ऐसा आएगा। जैसे 14 4 जा 56 आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ऐसा। तो ये ऐसा बन जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे आई थिंक 195 आ जाएगा, तो 7 नहीं, आई थिंक 5 आ रहा है। सी वाले पर आते हैं। गिवन दैट देयर आर 3 डिफेक्टिव इन फर्स्ट 8 प्लेयर, प्रोबेबिलिटी दैट 8 एग्जामिन्ड रिकॉर्ड प्लेयर इज डिफेक्टिव, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट 9th एग्जामिन्ड रिकॉर्ड प्लेयर इज डिफेक्टिव गिवन दैट देयर आर 3 डिफेक्टिव इन फर्स्ट 8। तो पहले 8 के अंदर 3 डिफेक्टिव आ चुके हैं, ये ऑलरेडी है, हो चुका है। अब 9th वाले पर आपके पास एक डिफेक्टिव आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो अगर 8 में आपके 3 डिफेक्टिव आ चुके हैं तो 5 अच्छे भी आए होंगे ना, 5 गुड 3 बैड। तो अब जब आप 9th वाला निकालने जाओगे तो अब एक ही डिफेक्टिव है, और पीछे 5 गुड आ चुके हैं तो 6 गुड बाकी है, तो 6 गुड एक डिफेक्टिव, पीछे 7 पीसेस बचे, उसमें से अब 9th वाला डिफेक्टिव आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली लिख सकते हैं, 1/7 बेस लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट 9th वन एग्जामिन्ड इज लास्ट डिफेक्टिव, ये अभी अपन ने जस्ट निकाला था 8/195। तो इस तरह के आ सकते हैं, या बेस डायरेक्ट लगाने की कहीं जरूरत पड़ी नहीं, पर बेस का भी अच्छा सवाल इसमें बन सकता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 279, इसके अंदर बोल रहा है कि सारे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो सबकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बोल रहा है कि कुछ भी नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट्स हैपेंड, मतलब A1 भी नहीं हुआ एंड A2 भी नहीं हुआ एंड A3 भी नहीं हुआ, ये चलता जा रहा है इस तरह से, A1006 भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, ये प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट है तो इनके ये कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसा लास्ट तक 1006 के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे A1 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो नहीं होने की भी 1/2। A2 लेंगे अगर यहाँ पे तो इसमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4 नहीं होने की। फिर A3 की होने की 1/6 है, नहीं होने की 5/6। तो नीचे सब इवन वाले आते जाएंगे और ऊपर सब ऑड वाले आते जाएंगे। अब इस फॉर्म में आंसर लाने के लिए अपन को फैक्टोरियल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, जो 2 4 6 ऊपर नीचे ऊपर मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसा बन जाएगा 2012 तक। नीचे इवन वाले 2 बार आ जाएंगे तो 2 4 6 8 ऐसा 2012 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर बन गया 2012 फैक्टोरियल। नीचे से अगर अपन 2 2 2 सब में से कॉमन ले ले, 1006 टर्म है तो 2 की पावर 1006 हो जाता है, बाहर आता है, और स्क्वायर कर सकते हैं। तो 2 की पावर 1006 का स्क्वायर और अंदर बन जाएगा 1006 फैक्टोरियल 2 बार। तो अल्फा हो गया 2012 और बीटा हो गया 1006। अब आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। तो ये भी लॉजिकल सवाल था। नेक्स्ट वाले पर आते हैं प्रोबेबिलिटी का, ये भी प्यारा सवाल है। अब देखो बोल रहा है कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपके पास x व्हाइट और y-x बची हुई ब्लैक बॉल है, मतलब टोटल y बॉल्स है। n बॉल्स अगर घूम जाती है तो व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मान लो घूमी नहीं है तो व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपने पास? x व्हाइट है तो x/y, तो ये करेक्ट होगी। अब बोल रहा है मान लो एक बॉल घूम गई, तो अब अगर अपन बचे हुई y-1 में से एक बॉल निकालें तो व्हाइट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो अब दोनों केसेस हो सकते हैं, क्योंकि x व्हाइट है और y-x ब्लैक है, तो जो एक घूमी है वो एक घूमी हुई व्हाइट भी हो सकती है और एक घूमी हुई ब्लैक भी हो सकती है। अगर व्हाइट घूम गई तो व्हाइट के घूमने की ये प्रोबेबिलिटी है, और ब्लैक घूम रही है तो ब्लैक के घूमने की ये प्रोबेबिलिटी। अगर व्हाइट घूम गई तो अब एक व्हाइट बॉल कम हो गई है, ब्लैक तो उतनी है। अगर ब्लैक घूम गई तो व्हाइट उतनी है, एक ब्लैक बॉल कम हो गई। अब एक घूमने के बाद यहां से क्या आएगी? व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी x-1, और अपॉन में इनको ऐड कर दो y-1। यहां से व्हाइट की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? x/y-1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x/y इंटू x-1 अपॉन y-x। अच्छा सॉरी, यहाँ x आएगा, और प्लस के अंदर आ जाएगा आपके पास, अगर ब्लैक वाली घूमी थी तो ब्लैक वाला घूमना इंटू अब ब्लैक घूमने के बाद y की प्रोबेबिलिटी। तो इनको ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर तो सेम है y-y-x, ऊपर ऐड करोगे तो आ जाएगा x इंटू x-1 प्लस x इंटू y-x²। तो x² चला जाएगा, ऊपर xy-x है इस तरह से, तो अपन यहाँ x कॉमन ले सकते हैं, तो xy-x आ जाएगा। और नीचे अगर अपन देखेंगे तो नीचे क्या आ रहा है अपने पास? नीचे अपने पास था y इंटू y-x,
ऐसा। तो कट होके, अच्छा यहाँ कुछ कट हो नहीं रहा क्या, या मैंने कॉमन गलत लिया है, एक सेकंड। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग एक्स वाइट एंड वाई माइनस एक्स ब्लैक बॉल्स एन बॉल्स हैव बीन लॉस्ट, एक बॉल घूम गई है तो आफ्टर द लॉस व्हाइट बॉल निकाली थी। तो एक अगर व्हाइट घूमी है तो व्हाइट घूमने की प्रोबेबिलिटी एक्स बाय वाई, ब्लैक घूमने की वाई माइनस एक्स बाय वाई, टोटल वाई है ना। अब इसके केस के अंदर यहाँ पर अगर देखें, अच्छा यहाँ मैंने डिनोमिनेटर गलत लिया, सॉरी, यहाँ y माइनस वन होगा, एक बॉल घूम गई तो y माइनस वन बचेगा ना, मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया। तो यहाँ y माइनस वन आएगा, तो यहाँ y माइनस वन कट जाएगा और आप देखो वापस आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, x बाय वाई। इनफैक्ट आप इनके लिए भी निकाल के देखोगे, अगर एक एक ब्रांच और आगे बनाओगे ट्री की, फर्क नहीं पड़ेगा, जो बॉल घूमी हुई भी है तो रेंडमली घूमी, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो अल्टीमेटली एक वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी इसमें x बाय वाई ही आएगी। तो एबीसीडी चारों ही सही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, सेम कार्ड्स के अंदर भी बन सकता है जब एक कार्ड घूम जाए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे कुछ तीन सवाल अपन देख लेते हैं। तो ये सबके मॉड वन है। अब पूछ रहा है इसकी क्या वैल्यू होगी, मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू प्लस मॉड जेड थ्री की क्या वैल्यू हमारे पास हो सकती है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो जेड वन स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा जेड वन क्यूब प्लस जेड टू क्यूब प्लस जेड थ्री क्यूब और प्लस में आ जाएगा जेड वन जेड टू जेड थ्री, और इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0। अब पूछ रहा है जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री की क्या रेंज होगी, वो इसमें से कौन सी वैल्यू यहाँ पर ले सकता है। तो अगर नहीं आइडिया लगे हमें तो अपन बेसिकली इसके अंदर ई की पावर आयोटा अल्फा, ई की पावर आयोटा बीटा और ई की पावर आयोटा गामा भी अपन यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको ई की पावर आयोटा अल्फा, ई की पावर आयोटा बीटा और ई की पावर आयोटा गामा, इनके सम का आपको यहाँ पर मॉड निकालना है। मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का स्क्वायर। तो जब आप इसके केस के अंदर मॉड निकालेंगे यहाँ पे, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस बीटा माइनस गामा और कॉस गामा माइनस अल्फा, इस तरीके से। ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है कि भाई ये रेंज किस में लाई कर सकती है हमारे पास। और हेल्प करने के लिए आपको ये चीज दे रखी है कि भाई ये देख लो, अगर आपको इससे हेल्प मिले, मान लो आप डिवाइड कर लो यहीं पे, तो ई की पावर आयोटा टू अल्फा आ गया माइनस में बीटा माइनस गामा, फिर ई की पावर आयोटा में आ जाएगा यहाँ पे टू बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, इस तरह से। फिर ई की पावर आयोटा में आ जाएगा टू टाइम्स गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस वन बराबर 0। तो यहाँ से जो इसका रियल पार्ट होगा, वन प्लस कॉस वाले जो भी चारों टर्म्स होंगे, वो वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, साइन वाला पार्ट भी हमारे पास इसके केस के अंदर क्या आ जाएगा, इस यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो वो वाला पार्ट भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन यूज करके अब आपको देखना है इसकी क्या वैल्यू आ सकती है। बाकी भी तरीके हो सकते हैं हर जने के अपने अलग अलग की, जैसे सर हमने मॉड जेड वन स्क्वायर वन लिया तो जेड वन बार वन आ रहा है तो हम इसको ऊपर भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जेड वन स्क्वायर इंटू जेड टू बार इंटू जेड थ्री बार ऐसा भी लिख सकते हो। तो वो सब तरीके हो सकते हैं। अब आपको ट्राई करना है कि कौन सा तरीका यहाँ यूज करें, और फिर उसके अकॉर्डिंग अगर ये रिलेशन नहीं होता तो काम आसान हो जाता, क्योंकि ये वाली जो रेंज है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आती, मिनिमम माइनस थ्री बाई टू आती, वहां से आप इसकी रेंज निकाल सकते थे। तो अब आपको बिना उसके बताना है क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और आप देखो मुझे बताना क्या आंसर आता है। अगर नहीं बनेगा आप में से किसी से भी तो फिर मैं सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी में। अच्छा सवाल है, ट्राई करेंगे कॉम्प्लेक्स का। अगला सवाल देखते हैं कॉम्प्लेक्स का। तो इसके अंदर स्ट्रेट लाइन पे सवाल है। स्ट्रेट लाइन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में थ्रू अ पॉइंट पी। तो ये ओरिजिन है, पॉइंट पी है आपका अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर जानिए लाइन, इसकी इक्वेशन कैसे लिखें। तो यहाँ पोलर फॉर्म, सॉरी यूलर फॉर्म लगा सकते हैं रोटेशन में, ये जेड है। तो ये वाला एंगल क्योंकि 90 डिग्री है तो आप क्या लिख सकते हो, जेड माइनस अल्फा अपॉन जीरो माइनस अल्फा, जो भी मॉड आएगा इनको डिवाइड करने पे के मान लेता हूँ, ई की पावर आयोटा पाई बाई टू। तो ये प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, जेड माइनस अल्फा अपॉन माइनस अल्फा, या जेड माइनस अल्फा बाई अल्फा भी इमेजिनरी आ रहा है। तो इमेजिनरी आ रहा है तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। और रियल पार्ट अगर 0 हो रहा है, प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब क्या हो गया, दिस जेड बराबर माइनस जेड बार, रियल पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया अपना। अब यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड अल्फा बार माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस अल्फा जेड बार प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, एक तरफ लाएंगे तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये रोटेशन से अपन देख सकते थे। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स का इंटरेस्टिंग है, मॉड यू मॉड भी देकर इसका मॉड पूछा है।
तो अगर अपन W का मॉड लें तो W का मॉड आ जाएगा, अलग अलग लगाओ, मॉड V वन है वो तो चला गया, मॉड U माइनस जेड अपॉन U बार Z माइनस वन। तो केसेस लेने पड़ेंगे, जैसे ये है तो बोल रहा है मॉड W लेस देन इक्वल टू वन है तो मॉड Z इसको फॉलो करेगा, तो चेक कर लो। मॉड W लेस देन इक्वल टू वन है अगर, तो अपन इसको उधर भेज देंगे। अब दोनों तरफ अपन क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग आती है आपको, मॉड Z स्क्वायर बराबर Z Z बार, तो U माइनस जेड U बार माइनस Z बार विल बी लेस देन इक्वल टू U बार Z माइनस वन इंटू U Z बार माइनस वन, ऐसा। ब्रैकेट अगर आप यहाँ से खोलोगे तो मॉड U स्क्वायर प्लस मॉड Z स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा मॉड U स्क्वायर मॉड Z स्क्वायर प्लस वन, बाकी पार्ट कैंसिल हो जाएगा। एक तरफ अगर अपन यहाँ पर लेकर आ जाएं इसके केस के अंदर, तो मॉड U स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाकी वाले पार्ट में अपन माइनस वन कॉमन ले लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास इधर फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, तो मॉड यू स्क्वायर माइनस वन और वन माइनस मॉड जेड स्क्वायर, ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा ऐसा। तो अब मॉड यू लेस देन वन है तो ये नेगेटिव है, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा ऐसा। तो इसके केस में वन बड़ा है मॉड जेड स्क्वायर छोटा है, तो ये सही हो जाएगा। उल्टा जाओगे अगर आप तो ये सही आ जाएगा। तो ये बस आपको चेक करना, वेरीफाई करने वाली बात हो गई ए और बी ऑप्शन में। लास्ट मैट्रिक्स का सवाल है, तो इसके अंदर सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये बोल रहा है कि एफ ऑफ ए में मैट्रिक्स के एलिमेंट को इसमें पुट कर देना। तो अगर साइन ऑफ ए बोल रहा हूं मैं, तो मैं इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को इसमें पुट कर दूंगा, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, फिर साइन थीटा, फिर साइन ऑफ माइनस थीटा, और फिर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये ऐसा आ गया। तो ये हो गया साइन ए, ये वाली मैट्रिक्स। कॉस ए इसके बराबर नहीं आएगी, कॉस ए निकालोगे तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, ये सेम नहीं। तो ये इन्वर्टिबल है या नहीं, पहले ये ऑप्शन चेक करो, बी तो गलत है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, डिटर्मिनेंट वन आ रहा है, जीरो नहीं, इन्वर्टिबल। ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होना चाहिए, तो ए को मैं उसके ट्रांसपोज से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन आ जाएगा, और माइनस कॉस प्लस साइन कट कॉस साइन कॉस कट हो जाएंगे, तो आई आ रहा है, मतलब ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए बराबर आई। सी में चेक करना है साइन टू ए इसके बराबर आ रहा है क्या, तो साइन टू ए अगर आप लोगे इसके केस के अंदर, तो वहां पर आपके पास बेसिकली ट्वाइस ऑफ दिस आ जाएगा, मतलब पाई, पहले ए का डबल कर लो, टू ए, तो पाई माइनस टू थीटा, तो साइन पाई माइनस टू थीटा आ जाएगा, साइन टू थीटा। फिर यहाँ पर भी टू थीटा आ जाएगा, फिर इधर भी साइन माइनस का साइन टू थीटा आ जाएगा, इधर भी डबल कर देंगे, साइन में डाल देंगे, तो ये ऐसा आ गया। अब टू साइन ए इंटू कॉस ए, क्या ये इसके बराबर आता है, ये आप चेक कर सकते हो, मुझे लग नहीं रहा है। तो आप इसके केस के अंदर ये वाला अपना कॉस है, ये वाला अपना साइन था, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, पहला वाला पार्ट तो आ रहा है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन को कॉस से करना है ना, कॉस साइन को जब साइन कॉस से करता हूँ, कॉस साइन को अगर कॉस साइन से करूंगा तो फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, नहीं तो बराबर नहीं आ रहा। आप भी ट्राई करके देखें, मेरा तो नहीं आ रहा, एसी आ रहा। तो कॉम्प्लेक्स का एक होमवर्क क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, और बाकी अच्छे लॉजिकल सवाल थे। कल मोर देन वन के इस मॉड्यूल की हमारी लास्ट क्लास होगी, फिर अपन मैट्रिक्स मैच टाइप पे आ जाएंगे। तो कल मिलेंगे और अच्छे एमसीक्यूज के साथ, और आंसर बताएंगे डे 70 में कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन का। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।